आवाज और स्क्रीन आ रही है आप लोगों को क्लियर? काइंडली रिप्लाई करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, या माइक भी ओपन है उस पर भी रिप्लाई कर सकते हैं। यस। ओके क्लास, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं आ जाऊँ स्क्रीन पे। कहाँ पे था जी क्लास? दिस वाज द लास्ट पार्ट दैट वी वर डीलिंग। और आपको याद हो, इससे पहले मैं दिखा देता हूँ हमने क्या चीज कवर की थी। हमने माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपको याद हो, स्टार्ट ले लिया था पूरा, और वाइल स्टार्टिंग अप विद माइटोकॉन्ड्रिया आए, उसी पे कंटिन्यू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही पूरा कर लिया था, उसकी सारी लेबलिंग्स हमने कर ली थी कि हाँ भाई एक तो माइटोकॉन्ड्रिया आता है। एक क्वेश्चन तो ये आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी मांगा जाएगा आपसे, पूरा साइज याद कर लें, लेंथ और विथ अलग, उसकी रेंज। फिर उसके जो अलग अलग पार्ट्स है उनकी लेबलिंग, यानी ये जितने लेबल्स हुए हैं ABCD करके आ जाएंगे। दैट इंक्लूड्स रिस्टे, मैट्रिक्स, इसके अलावा सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम। सर्कुलर डीएनए राइबोसोम का अलग से फंक्शन भी लिख दिया था, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वगैरह ये सब। और फिर बाद में अच्छा एक एंडोसिम्बियन थ्योरी का जिक्र किया था, लेकिन वो छोटा सा जिक्र था, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के लिए था। और फिर फंक्शन पे हम लोग थे, तो बात हो रही थी कि माइटोकॉन्ड्रिया ओ लेवल में लिखते थे कि दे प्रोवाइड एनर्जी। तो फिर उसको करेक्ट करवाया कि एनर्जी नहीं निकलती माइटोकॉन्ड्रिया से, एटीपी बन बन के निकल रहे होते हैं, जो कि खुद एक्ट एज एनर्जी सोर्स फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां तक अगर आप नोट करें सिलेबस के हिसाब से, माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चरल डिटेल विथ लेबलिंग, और फंक्शन, भले एक मार्क का फंक्शन है लेकिन प्रॉपर तो लिखें। यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि सिलेबस में एक और डिमांड है कि यार माइटोकॉन्ड्रिया से जो एटीपी वगैरह निकलते हैं, ये एटीपी क्या है, एटीपी एक आइडियल एनर्जी सोर्स क्यों है, कोई और क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह, कितने एटीपी बनते हैं, कैसे बनते हैं, ऑल दैट थिंग। तो वो हमने सिलसिला शुरू कर दिया था पिछली क्लास में। तो अगर आपको याद हो, इन आर लास्ट क्लास मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि असल में एटीपी के बनने का सिलसिला अगर समझना है तो थोड़ा सा एरोबिक रेस्पिरेशन पे गौर करें। हालांकि हमने ये कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन अगर गौर से देखना है तो वो सिर्फ ये एक इक्वेशन नहीं है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, CO2 वाटर आया और हीट एनर्जी आ गई, ऐसे नहीं है। इसमें 20-25 स्टेप्स हैं जो आप A2 में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमने अभी क्या किया, वो 20-25 स्टेप को समराइज करके एक इक्वेशन बना दी, C6H12O6 + 6O2 गिविंग CO2 एंड H2O एज अ बाय प्रोडक्ट, और हीट एनर्जी रिलीज हुई। और फिर मैंने तो कुछ वैल्यूज भी लिख के दी थी, लेकिन मैंने कहा था ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी। मैंने सिर्फ आपको ये कहा था कि असल में जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, एक तो बहुत सारे स्टेप्स में होता है और बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अबाउट 2870 किलो जूल। अब जाहिर बात है हीट की फॉर्म में अगर एनर्जी है तो ये हीट, सपोज करें अगर ये माइटोकॉन्ड्रियन बना हुआ है तो हीट तो बाहर निकलेगी ना, मैं रोक नहीं सकता। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि जितनी हो सकता है एफिशिएंटली उस हीट को यूज कर लूं इन द मेकिंग ऑफ अनदर केमिकल कंपाउंड, नेमली एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कैसे बनता है तो मैंने बताया था, एडीपी, ये सब बता दिया था ना, एडीपी और पी में कंडेंसेशन की जाती है टू मेक एटीपी।
और मैंने ये बताया था कि अगर एक एटीपी, फिर ये एटीपी जो बनना, ये एटीपी ये निकल के माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाते हैं और ड्यू टू देयर स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल नेचर ये पूरे सेल में फैल जाते हैं। अब जहां पे भी एनर्जी चाहिए तो एटीपी खुद जाके वहां पे लगेगा, बाइंडिंग साइट होती है वहां एटीपी लगता है और टूटता है। कैसे टूटता है? एक तो टूटने को आप हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो कंडेंसेशन से बनी है उसका ब्रेक डाउन इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस होता है बाय द सपोर्ट ऑफ एंजाइम एटीपीएस रिलीजिंग द एनर्जी ऑफ 30.5। मैंने ये कहा था, हाँ बस ये नंबर याद कर ले क्योंकि एटीपी सिलेबस में है। तो एटीपी टूटने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, हाँ ये वैल्यू याद कर ले, दैट इज 30.5 किलो जूल। और फिर हमने एक एस्टिमेट लगाया था कोई कि अगर एटीपी टूटने में, हाइड्रोलाइज होने में 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है तो ऑब्वियसली एटीपी के बनने में भी उतनी एनर्जी लगेगी, 30.5 ही। तो फिर हमने एक आइडिया लगाया था कि अगर 2870 टोटल एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज से, उससे अगर तमाम एटीपी बनाए जाए तो तकरीबन याद है 94 के करीब एटीपी बनने चाहिए, लेकिन हकीकत में 30 के करीब एटीपी बनते हैं। 32 बनते हैं लेकिन वो आपको याद नहीं करना, A2 में याद करना है। बस ये समझ लें 94 के बदले 32 एटीपी बनते हैं, जो कि तकरीबन 1/3 है। तो उससे हमें अंदाजा हुआ कि हीट लॉस काफी सारा होता है। 2/3 जितनी हीट निकलती है उसमें से 2/3 तो सेल से ऐसे ही निकल जाती है, ब्लड का पार्ट बनती है। इसका मतलब ये वो हीट है जो आपके सेल के किसी भी मेटाबॉलिक एक्शन में काम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये हीट ब्लड में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी स्किन से कंटिन्यूस हीट लॉस हो रहा होता है। तो अगर कंटिन्यूस हीट लॉस हो रहा है तो कंटिन्यूस हीट आनी भी चाहिए ब्लड में। तो यस, दिस हीट इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये तो अलग बात है। लेकिन 1/3 ऑफ दैट हीट हमने बचा ली कैसे? उससे एटीपी बनाए, और जैसे एटीपी बने तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जा रहे हैं और जहां एनर्जी चाहिए वो एटीपी दे रहे हैं। यहां तक का पार्ट मैंने पूरा करा दिया था। उसके बाद मैंने कहा था यहां तक हो गया था, मुझे ये बताएं ये सब हो गया था जितना लिखा हुआ है, ये याद दिलाइएगा। यस सर, पूरा लिखा हुआ है। ये पूरा हो गया था सब कुछ। अब यस। उससे आगे जो सिलसिला शुरू हो रहा था वो मैंने शायद थोड़ा डिस्कस किया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था, तो सुने। क्वेश्चन उठा था, याद है मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि देखो ग्लूकोज भी, ये भी लिखवाया था केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट एनर्जी सब। तो ये तो फिजिक्स हमें समझाता है कि भाई एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और एनर्जी ना तो खत्म हो सकती है। हाँ, एनर्जी की फॉर्म्स कन्वर्ट जरूर हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। तो ग्लूकोज क्या था? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, उसको तोड़ा, ऑक्सीडाइज किया, भले 20-25 स्टेप लगे, हीट एनर्जी आई। फिर आधी से ज्यादा हीट एनर्जी जाया हो गई लेकिन बाकी को हमने यूज किया मेकिंग एटीपी टू मेक अनदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एटीपी। अब मेरे पास सेल में, पता है एक सेल में एट अ टाइम मिलियंस ऑफ एटीपी होते हैं रेडिली। मिलियंस ऑफ एटीपी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं हर वक्त, ताकि जब कोई प्रोसेस को एनर्जी चाहिए एटीपी वहां लगता है, बाइंड होता है, टूटता है बाय एटीपीएस और एनर्जी दे देता है। और कौन सी एनर्जी देता है? हीट एनर्जी। तो सवाल पूछा गया था, आखिरी सवाल जो हमारा चल रहा था, कि यार ग्लूकोज भी तो ऑक्सीडाइज होकर हीट एनर्जी दे सकता है। तो फिर बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस हो, जैसे एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है पता है? सेल मेम्ब्रेन पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें हम पंप्स कहते हैं। अभी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, सेल मेम्ब्रेन में आएंगी ये चीजें। तो सेल मेम्ब्रेन पे खास प्रोटीन है, पंप्स कहलाते हैं। उस पे जाके एटीपी लगता है, टूटता है और एनर्जी देता है, तो फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। फिर सेल के अंदर अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, उसको एनर्जी चाहिए, एटीपी देगा। कोई और काम हो रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है, अगर लिवर में, याद है ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एटीपी देगा। क्यों एटीपी ही क्यों? ग्लूकोज क्यों नहीं? फैटी एसिड क्यों नहीं? अमाइनो एसिड क्यों नहीं? तो शायद मैंने इसका जवाब भी दिया था इसका जवाब। तो आप बताएं एटीपी क्यों आइडियल एनर्जी? इसको इसीलिए एक नाम दिया जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी कहलाता है एटीपी। क्यों? वाई एटीपी इज एनर्जी करेंसी, वाई नॉट ग्लूकोज? ग्लूकोज में भी तो एनर्जी है। तो मैंने 2 पॉइंट का आंसर दिया था। अगर मैंने दिया था ये आंसर तो आप बताएं क्या दिया था, कि 2 पॉइंट का आंसर दें कि एटीपी क्यों आइडियल एनर्जी करेंसी है लेकिन ग्लूकोज नहीं, जबकि ग्लूकोज में भी एनर्जी है, एटीपी में भी है। सर एक तो अमाउंट ऑफ एनर्जी था। एक तो अगर ग्लूकोज डायरेक्ट जाता पंप पे और ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी देता तो 2870 एनर्जी रिलीज होती, जबकि उस पंप को ज्यादा से ज्यादा 15-20 किलो जूल चाहिए थी। तो क्या हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम वेस्टेज होता है हीट का? नंबर वन। जी हाँ। और दूसरा क्या बताया था? दो बताए थे ना, एक तो हीट लॉस वाला बताया था और दूसरा
डिस्कस हुआ था ये लास्ट क्लास में? Yes, sir. तो फिर यस बताए ना, अगर सर। डिस्कस हुआ था तो दूसरा जवाब दे क्यों नहीं रहे? सर याद नहीं आ रहा। हद हो गई, याद वो रखो। ATP exact सर डायरेक्ट position. एनर्जी। नहीं, वो तो देता है डायरेक्ट एनर्जी। वो तो आप ये कह रहे हैं एटीपी एक्ट एज एन एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी एज इट प्रोवाइड डायरेक्ट एनर्जी फॉर एनी प्रोसेस। ग्लूकोज इज नॉट एनर्जी करेंसी। वो डायरेक्ट नहीं देता, हाँ इनडायरेक्टली वही दे रहा है एनर्जी, लेकिन डायरेक्ट नहीं। वो तो आप मुझे एनर्जी करेंसी वर्ड का मतलब बता रहे हैं, लेकिन क्यों? तो एक वजह तो ये बताइए ना, एटीपी कम एनर्जी देता है ताकि वेस्टेज भी कम से कम हो। हाँ, जो भी। तो सुनिए। सर ये कि वो ATP exact position पे जाके टूटेगा। तो ग्लूकोज भी जा सकता था। हाँ, दो गई। अच्छा, ये भी मान रहे हैं, पढ़ाया था, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि पता नहीं। अरे भाई, ये बताया था सर दूसरा ग्लूकोज के कि स्टेजेस हाँ होते हाँ हैं टू ब्रेक होने के, और एटीपी के स्टेजेस नहीं होते, फॉरेन एग्जैक्टली ब्रेक हो जाते। ग्लूकोज को एनर्जी देने में 20-25 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जब तक तो इट विल बी टू लेट। और एटीपी एक झटके में, एक स्टेप में हाइड्रोलाइज होता है, गिविंग इंस्टेंट एनर्जी। याद आया? दूसरा वजह ये थी। तो अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए, सुनिएगा, अब मैं 2-3 वर्ड्स का मतलब बताता हूँ। करेंसी वही होती है ना जो आप डेली ट्रांजैक्शन में दुकान पे जाके कुछ खरीद लें, रिक्शे वाले को किराया देना है, तो आप अपनी करेंसी में देते हैं ना, अपने पैसे रुपीज में देते हैं ना। ना डॉलर काम आएगा, ना गोल्ड, ना सिल्वर, जबकि डॉलर, सिल्वर, गोल्ड ये सब की अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू है। तो मैंने ये एग्जाम्पल देके समझाया भी था कि एटीपी को एनर्जी करेंसी तो इसलिए कहा जाता है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एनर्जी फॉर ऑल द रिएक्शंस, फॉर ऑल द प्रोसेसेस इन द सेल। और एक और मैं चीज बताऊं, थोड़ा वर्ड बढ़ा के बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि एटीपी को यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी कहा जाता है, क्यों? तो असल में वो पूछ रहा है इस वर्ड का एक तो ये आता है क्वेश्चन, एनर्जी करेंसी एटीपी आइडियल क्यों है? तो उसमें तो वो लिखते हैं स्मॉल है, वाटर सॉल्यूबल है, हर जगह फैल जाता है, छोटा है, जल्दी टूट जाता है, डायरेक्ट एनर्जी देता है, कम देता है, वो तो अलग पॉइंट है। पहले तो मुझे इस वर्ड का मतलब बताएं। एटीपी इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी, एक्सप्लेन व्हाई इट इज टर्म्ड एज दिस। तो इसमें ना दो वर्ड आते हैं। एनर्जी करेंसी का वर्ड का मतलब तो मैंने समझा दिया कि कोई भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइडर एटीपी है, तो इसलिए उसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। ये बताइए यूनिवर्सल का क्या मतलब? यूनिवर्सल का वर्ड कब यूज करते हैं, आपको आइडिया है? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हर क्यों? ऑर्गेनिज्म हर ऑर्गेनिज्म में ही। ये हमारी बात नहीं हो रही है, ये हमारे सेल में भी, प्लांट सेल में भी, दूसरे जानवरों के सेल में भी, इवन छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी हो ना, बैक्टीरिया में भी तो एनर्जी चाहिए। तो एटीपी ही पहले, उसमें भी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, रेस्पिरेशन उसमें भी होती है, चाहे एरोबिक हो या चाहे एनएरोबिक हो, डजंट मीन, आई डोंट केयर कि कौन सी हो रही है, लेकिन उसमें भी एनर्जी, सॉरी, रेस्पिरेशन के बाद एटीपी बनते हैं और जमा हो जाते हैं। बैक्टीरियल सेल में भी एटीपी होते हैं, ताकि जैसी एनर्जी चाहिए एटीपी दे। तो यूनिवर्सल का मतलब है फॉर ऑल लाइफ फॉर्म। तो देखिए, मैंने दो बातों का जिक्र किया। पहले मैंने एक सेंटेंस बताया, पहले एक जवाब दिया, एटीपी इज जनरली टर्म्ड एज यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी, क्यों? तो कहा गया एज इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एनर्जी। दो दफा ऑल आएगा। एक तो इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एनर्जी फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शन, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया एनर्जी करेंसी का मतलब। एंड इन ऑल द लाइफ फॉर्म, ये आपने लिख दिया यूनिवर्सल का मतलब। समझ में आई बात? तो अगर एक एक्सप्लेनेशन मांगे यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी क्यों कहलाता है एटीपी, तो हमने कहा इट प्रोवाइड डायरेक्ट एनर्जी फॉर ऑल द केमिकल प्रोसेसेस एंड इन ऑल द लाइफ फॉर्म। ये तो हो गया। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एटीपी ही क्यों, मतलब एटीपी, वाई एटीपी एक्ट एज एन आइडियल एनर्जी करेंसी, कोई और क्यों नहीं? तो तीन आंसर, ये 4 मार्क का आंसर है मेरे पास, जिसमें से 3 पॉइंट मैं आपको दे चुका हूं। कौन कौन से वाले? नंबर 1, स्मॉल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है पूरे साइटोप्लाज्म में चारों तरफ फैल जाता है, ताकि रेडिली वो अवेलेबल हो हर जगह। एक। दूसरा पॉइंट मैंने क्या दिया था कि जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ताकि जितनी एनर्जी चाहिए वो यूज हो, वेस्टेज कम से कम हो। अगर किसी को 60 किलो जूल चाहिए एनर्जी, फिर अरे तो भाई 2 एटीपी तोड़ देना, इसमें क्या टेंशन? समझ में आई बात? तो वेस्टेज कम से कम हो। तीसरा मैंने बताया था कि फॉरन हाइड्रोलाइज होता है, रेडिली हाइड्रोलाइज होता है, ताकि इंस्टेंटली एनर्जी दे। अगर ग्लूकोज को ये जिम्मेदारी देते तो ये तो कल कर देता एनर्जी देते देते। 3 पॉइंट तो ये हो गया। एक और पॉइंट है, वो क्या है सुने। आपको पता है एक सेल में मिलियंस ऑफ एटीपी एट अ टाइम यूज हो रहे होते हैं इन प्रोवाइडिंग एनर्जी। सेल में इतना काम हो रहा है, एक सेल की बात करो,
एक सेल में एट अ टाइम मिलियंस ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं टू गिव एनर्जी। तो ले एटीपी तो मिलियंस जो थे वो तो एक सेकंड में ही आपने खत्म कर दिया, अब क्या करूं? अगले सेकंड के लिए एनर्जी कहां से लाऊं? सोचे। अरे तो एटीपी बन भी तो रहे, लेकिन मसला ये है कि आप ये कहेंगे एटीपी कहाँ बन रहे हैं? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? मसला ये है कि एटीपी बनने के लिए एक तो एनर्जी चाहिए, वो तो रेस्पिरेशन हर वक्त चलती रहती है, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आ रही है। लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं एटीपी बनने के लिए एडीपी प्लस पी भी तो चाहिए, तो एटीपी बनेंगे, है ना? ये कहां से लाऊं भाई? माना और ये माइटोकॉन्ड्रिया तो में बॉडी शुरू के में अंदर होते हैं ना? हाँ, मैंने ये कहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शुरू में मैंने ये कहा था मिलियंस ऑफ एटीपी एंड पी है ना? तो भाई वो मिलियंस ऑफ एटीपी बन के बाहर चले गए एटीपी, अब और कहां से लाऊं ये? सर वही रीयूज सर होते ये हैं। रिवर्सिबल चेंज वो है ना? ये जो बाहर गया था एटीपी, क्या होगा इसका? कहीं ना कहीं जाके टूटेगा ना, एनर्जी देगा। बताइए टूटेगा तो क्या आएगा, क्या बनेगा? एडीपी और एडीपी बन जाएगा। उसका क्या करूं? वो जो टूट के बिखर रहे हैं चारों तरफ, इंतजार किस बात का? उनको अंदर बुलाओ, उनको अंदर फौरन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर पंप किया जाता है, जल्दी जल्दी अंदर आओ, ताकि वो जैसे ही अंदर आए वापस में एटीपी बनाऊं। फिर वापस बाहर गया, बाहर जाके फौरन टूटा, फौरन अंदर आए एटीपी और फिर एटीपी बना। कहने का मकसद ये है कि आपने अभी फिलहाल ये कहा ना कि एटीपी रेडिली टूटता है। एटीपी सिर्फ रेडिली नहीं टूटता, एटीपी एडीपी और पी से रेडिली बनता भी तो है। इसको पता है इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं कि ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है ये बहुत रैपिड है, दोनों फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। एटीपी जितना जल्दी टूट रहा होता है साइटोप्लाज्म में, उतना जल्दी माइटोकॉन्ड्रिया में दोबारा बन भी रहे होते हैं। और जो बन के बाहर जाएंगे एटीपी वो टूट रहे होंगे, इतने में जो बाहर टूटे हुए थे वो अंदर आके फिर एटीपी बन जाएंगे। इसको ऐसे लिखते हैं द इंटर कन्वर्जन रेट। किसके दरमियान? इंटर कन्वर्जन भी कह सकते हैं इसको, टर्नओवर रेट बिटवीन एटीपी एंड एडीपी इज इनॉर्मस। चौथा पॉइंट क्या था? द इंटर कन्वर्जन रेट बिटवीन एटीपी एंड एडीपी इज इनॉर्मस। हेंस जितनी जल्दी ये टूटता है उतनी जल्दी बनता भी है। सिर्फ जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी बनता भी है। तो देखिए मैंने आपको जो आंसर्स दिए, पहले तो मैंने ये समझाया यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी जो ये कहलाता है, इस वर्ड का मतलब क्या है। और दूसरे फ्रेज में मैंने आंसर दिया कि अगर पूछ ले एग्जामिनर एटीपी एक्ट एज एन आइडियल एनर्जी करेंसी फॉर द बॉडी, क्यों? तो ये देखें 4 पॉइंट आंसर, यही थे 4 पॉइंट्स। It is very small, water soluble, hence can be easily carried throughout the cell. Number 1. Number 2, it is easily and readily hydrolyzed to ATP to provide instant energy. Number 3, the interconversion rate between ATP and ADP is enormous, hence if readily Tutani is readily regenerated as well. And finally, the hydrolysis of ATP releases a comparatively small amount of energy so that the wastage of energy is minimized. तो भाई ऐसा कोई और कंपाउंड है नहीं जिसकी मैं इतनी तारीफें कर सकूं। इसका मतलब ये हुआ एटीपी से अच्छा कोई आइडियल एनर्जी करेंसी वैसे भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मैंने आपसे कहा था ना, ये जो मैं सारी तैयारी करवा रहा था लास्ट क्लास में, वो असल में सिलेबस का एक नोट है। एटीपी एनर्जी करेंसी क्यों है आइडियल, क्यों एनर्जी करेंसी कहलाता है, वो ये वाले सवाल थे जिनके जवाब देने के लिए मैंने सब पिछला पढ़ा है। तो नोट तो रेडी है, लेकिन इस नोट को कॉपी या स्क्रीनशॉट ना ले, पहले रुक जाएं। एक आखिरी सवाल और आता है, यूजेस ऑफ, एक सवाल आया, आउटलाइन द यूजेस ऑफ एटीपी इन द बॉडी। सुनिएगा जरा क्वेश्चन गौर से, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर? आउटलाइन, ये रहा, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ बस आंसर ना नजर आए। हाँ ये रहा क्वेश्चन आया, आउटलाइन द यूजेस ऑफ एटीपी इन द बॉडी। अब अगर ये कह रहा है यूजेस है, 3 मार्क का आया या 4 मार्क का आया, अरे भाई एटीपी का तो एक ही यूज है, क्या एटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो एनर्जी देता है डायरेक्ट फॉर द प्रोसेस। तो ये 3 मार्क के लिए क्या पूछ रहा है? आउटलाइन द यूजेस ऑफ एटीपी इन द बॉडी। असल में वो पूछना चाह रहा है, हमें पता है एटीपी का काम मेन ये है कि हाइड्रोलाइज होकर एनर्जी देना, लेकिन ये पूछ रहा है किसको, किस प्रोसेस को। इनडायरेक्टली पता है ये ओ लेवल में भी क्वेश्चन था, लेकिन ओ लेवल में ये क्वेश्चन था कि आउटलाइन द यूजेस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। अब क्योंकि ओ लेवल में एटीपी का वर्ड नहीं था, तो इसी सवाल को रेस्पिरेशन के चैप्टर में ओ लेवल में पूछा गया था, आउटलाइन द यूजेस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। उसमें हम सिर्फ ये बताते थे कि कहाँ कहाँ किस किस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए। वही सवाल अब थोड़ा चेंज होके क्या हो गया, आउटलाइन द यूजेस ऑफ एटीपी इन द बॉडी। इसका मतलब वो सिर्फ ये पूछ रहा है, हमें पता है एटीपी एनर्जी देता है हाइड्रोलाइज होके, लेकिन कहाँ?
तो यहाँ आपको सिर्फ आउटलाइन से मतलब है, सिर्फ नाम दें उन प्रोसेसेस के जहां एटीपी एनर्जी देता हो। कैन यू नेम मी सम प्रोसेसेस? सिर्फ नाम देते हैं यार, दो चार पता होगा। एक दो नाम तो अभी पीछे एक्टिव बातों बातों में हमने ट्रांसपोर्ट, नहीं किया। सर एक रेस्पिरेशन। किया, बिल्कुल। और मैंने क्या कहा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल किस्म के प्रोटीन होते हैं, उन्हें पंप्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने नाम भी लिखा है किसी पंप का, वो देख लेंगे बाद में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए, वो एटीपी देता है। एक रोल बता दिया, और बताएं। मसल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, क्या बात है, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ एटीपी यूज होता है उसमें। दो हो गए, और बताएं। मैंने पीछे नाम भी लिया है कि इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, इसके लिए चाहिए, आप लोगों ने बता दी। रेस्पिरेशन, अब ओ लड़की क्या बोल रही हो? रेस्पिरेशन से तो एटीपी बनते हैं, यूज थोड़ी हो रहे हैं रेस्पिरेशन में। सर नर्वस सिस्टम में। सॉरी, कौन सा? नर्वस सिस्टम में। हाँ, इसको कहें नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। बहुत बड़ा यूज है एटीपी का, बल्कि आई वुड से सबसे बड़ा खर्चा एटीपी का नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में। ये जो हमारे नहीं मैसेजेस न्यूरॉन में कन्वे हो रहे होते हैं, ऑर्डर जा रहे होते हैं उसमें। और बताएं, और बताएं। सर लिंकिंग एन अमाइनो एसिड या इस तरह कुछ हाँ, प्रोटीन। तो बोले ना, अभी मैंने पीछे यही तो जिक्र किया था, ग्लूकोज मिला के ग्लाइकोजन बना रहा हूँ या प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, इनको कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। याद आया वर्ड एनाबॉलिक प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ग्लाइकोजन मेकिंग हो गया, वगैरह वगैरह। तो सुने, मैंने इसको और तरीके से, और एक और भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो किसी ने नहीं बोला। सेल डिवीजन मुफ्त में हो जाता होगा, ऐसे ही बढ़ गए, ऐसे ही ग्रोथ हो गई आपकी। भाई आपके सेल डिवाइड हुए, पहले आपकी लाइफ क्या थी, एक सेल थे आप। आज आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, तो ग्रोथ हुई ना सेल डिवीजन की वजह से। तो सेल डिवीजन के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी एज वेल। तो लिख सकते हैं सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। तो ये देखें, मैंने आउटलाइन किए यूजेस, 5 दिए, और भी होंगे, लेकिन बस एएस लेवल तक ये 5 भी आते हैं तो बहुत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जाम्पल, ये एक पंप का नाम है, एनएके पंप मैकेनिज्म। और भी पंप्स है, लेकिन असल में जो नेक्स्ट चैप्टर है ना सेल मेम्ब्रेन का, उसमें यही वाला पंप डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों? सेल्यूलर मूवमेंट तो और भी होती है, अदर सेल्यूलर मूवमेंट जैसे एंडोसाइटोसिस या सीलिया की बीटिंग वगैरह। फ्लैजिला सीलिया नहीं हिल रहे होते, उसमें भी तो एटीपी चाहिए। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अदर सेल्यूलर मूवमेंट। फिर लिखा मैंने एनाबॉलिक रिएक्शन, पता है ना, चीजें जोड़ के बड़ी चीज बनाने वाले प्रोसेस, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन मेकिंग वगैरह। फिर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, एंड फाइनली नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एटसेट्रा। अच्छा ये बताएं, अभी तो मैंने सिर्फ नाम दिए, भाई सिलेबस में लिखा हुआ था आउटलाइन द यूजेस ऑफ एटीपी इन द बैटरी, मैंने आउटलाइन कर दिया। ये बताएं, क्या इनमें से सब नहीं या कुछ नाम क्या एज एन एक्सप्लेनेशन भी आ सकते हैं? देखो इस चैप्टर में तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सेकंड चैप्टर सेल मेम्ब्रेन, उसमें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, और उसमें ये वाला मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो जब ये पढ़ चुके होंगे तो ये क्वेश्चन अभी तो आउटलाइन किया ना, अब मैं आपसे फाइनल एग्जाम में पूछ सकता हूँ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटीपी। आउटलाइन नहीं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटीपी इन एनएके पंप मैकेनिज्म या इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सच एज एनएके पंप मैकेनिज्म। ये मैं एक्सप्लेन मांग सकता हूँ आपसे। इसी तरह ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे कोर्स में एएस में है। सेल डिवीजन ये कोर्स में है। तो जिस जिस पे टिक लगा रहा हूँ, फिलहाल आउटलाइन है, लेकिन जैसे हमारे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए। यानी ये जो क्वेश्चन बना हुआ है आउटलाइन द यूजेस, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटीपी इन प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन सिर्फ कुछ पे क्यों टिक लगाया? क्योंकि सब नहीं ना। अब जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, हाँ बहुत जबरदस्त यूज होता है एटीपी, लेकिन A2 में है इसकी डिटेल। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, मैंने बताया इसमें एटीपी बहुत यूज होता है, A2 में पढ़ेंगे इसकी डिटेल। तो इनमें से, इन तमाम एग्जाम्पल में से जो जो एएस में आगे आएगा, समझ ले वो एटीपी का रोल फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे जाके लगा, कौन सी बाइंडिंग साइट थी जहां लगा, फिर एटीपी एस कहाँ से आया, कैसे टूटा, कैसे एनर्जी। ये मैं एनए के पंप पढ़ाऊंगा ना अगले चैप्टर में, तो एक्सप्लेनेशन आपको काफी हद तक एक के थ्रू ही समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तो हमें भाई ये जमा करना था, आउटलाइन द यूजेस तो हमने कर लिया। अब आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट तो है ना आपके पास, यहाँ तक कॉपी किया हुआ होगा आपने, लेक्चर कॉपीड है, खाली स्क्रीनशॉट है आपके पास? कॉपी हुआ हुआ है? सब बोलते रहते पीठ पीछे हाँ हाँ, क्लास में बुला के भी चेक, किसी का भी नहीं हुआ हुआ। बहरहाल अच्छी बात है, अगर कॉपी है तो बस ये, अब जो क्लास के बाद आप कॉपी करेंगे तो पहले एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट ये ले लें। इसमें सब कुछ आ गया है एटीपी का, सीख पहले ही लिया था हमने,
नोट ये रहा रेडी है। 3 नोट्स हैं इसमें। यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी कहलाता है एटीपी। इसका क्या मतलब है? एटीपी ही क्यों आइडियल एनर्जी करेंसी, उसका डिटेल आंसर और आउटलाइन द यूजेस ऑफ एटीपी इन द बॉडी। सही है, एक साथ ले लें। आप चाहें तो मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर रीडेबल है तो बस एक साथ ही ले लें पूरा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेके एक बार चेक कर लें, क्योंकि बहुत छोटा नजर आ रहा है। रीडेबल है, कॉपी हो जाएगा। यस सर। ओके क्लास, तो यहाँ पे हमारा जो एटीपी वाला काम है वो हुआ खत्म। अब आए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनील पे। आप नोट करें, हमारा ऑर्गेनील तो हम पिछली क्लास से भी पहले खत्म कर चुके थे, याद है? माइटोकॉन्ड्रिया वाइटोकॉन्ड्रिया तो कब का हो गया था, फंक्शन भी हो गया था। ये तो सिलेबस में जो एक लाइन है ना, एटीपी की डिटेल्स दो, उसके चक्कर में ये रेस्पिरेशन भी खोला, एटीपी बनाया और फिर ये सारा नोट आ गया। तो आए जरा अपनी स्कीम कंटिन्यू करते हैं। बताइएगा नेक्स्ट ऑर्गेनील कौन सा था हमारी स्कीम में? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो आए जरा शुरू करें। मैंने याद है आप लोगों से कहा था कि मैं किसी ना किसी ऑर्गेनिल्स में कुछ सिमिलैरिटीज या कोई चीज ऐसी होगी जो मैंने उनको एक साथ रखा है। बुक में माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट कहीं और लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इस सीक्वेंस में लिखा। अभी आपको आइडिया हो जाएगा, जबकि आपको खुद आइडिया है क्या फंक्शनली दोनों सिमिलर है या अपोजिट है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑपोजिट। बिल्कुल अपोजिट है। एक में ग्लूकोज टूट रहा है, नजर आ रहा है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज हम खत्म कर देते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है? उल्टा, यही ग्लूकोज बन रहा होता है ना, याद है ना? फोटोसिंथेसिस वगैरह। तो फंक्शनली बेशक ये दोनों अपोजिट ऑर्गेनिल है, लेकिन स्ट्रक्चरली देखिएगा इन दोनों में कितनी चीजें मैं मिलाऊंगा भी। तो आए जरा शुरू करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। एक मिनट, मैंने स्क्रीन में थोड़ा रेडी किया हुआ था। कोई भी नहीं, जो बोलो। एक मिनट क्लास रुकिएगा। एनिमल क्लोरोप्लास्ट जब हम शुरू करते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने शुरू किया था, तो जी क्लास। तो आए जरा नेक्स्ट ऑर्गेनिल शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट वन, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जब हम शुरू करते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने शुरू किया था, तो साफ बात है माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, दोनों में होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट आपको पता है एनिमल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन, पहली बात तो यही लिख दे कि दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। लेकिन ये बताएं, क्या प्लांट में, चले माना एनिमल का तो किस्सा ही खत्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट किसी भी एनिमल सेल में नहीं होगा, प्लांट सेल में होता है। लेकिन क्या प्लांट में भी हर सेल में होता है? लेकिन मैंने माइक ओपन किया भी है नहीं, नो सर। पता, मैं समझा माइक ओपन ही नहीं, अकेले अकेले बोल रहा हूँ जी। क्या प्लांट के भी हर सेल में होता है? नहीं ना। कौन से सेल में होता है फिर? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। वेरी गुड। वरना मुझे यूजुअली यहाँ पे बताइए क्या जवाब मिलता है? सर लीव्स में होता है। जबकि ओ लेवल से सीखते हुए आ रहे हैं कि हाँ मानते हैं लीव्स आर द मेन ग्रीन पार्ट, लीव्स आर द मेन फोटोसिंथेटिक फैक्ट्री ऑफ द होल प्लांट बॉडी, नो डाउट। लेकिन सिर्फ लीफ में थोड़ी होंगे। अब स्टेम आपने नहीं देखी, कुछ स्टेम्स ग्रीन होती है, बल्कि इनफैक्ट जब प्लांट यंग होता है हर प्लांट की स्टेम ग्रीन होती है।
वो तो जब बड़ा होता ही रहता है प्लांट तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन कलर खत्म हो जाता है। तो अगर स्टेम ग्रीन है, और कुछ प्लांट की तो बड़े होने पे भी स्टेम ग्रीन रहती है, जैसे क्लाइंबर्स या मनी प्लांट्स वगैरह, तो अगर स्टेम भी ग्रीन है तो वो ग्रीन इसीलिए है कि वहां के जो सेल्स हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट होगा यकीनन। फिर फ्लावर में नहीं सेपल पड़ा था अपने पेटल्स के नीचे सेपल होता है, वो भी तो ग्रीन होता है। जो भी चीज ग्रीन है वो इसलिए ग्रीन है कि वहां के जो सेल्स है, टिश्यूज हैं, उनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन लुक उसी का तो आ रहा है। और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वहां फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होगा। तो पहली चीज तो हमने ये तो शॉर्टली लिख दिया, ये सिर्फ प्लांट सेल ओनली है, यानी ये तो ये बता रहा हूँ एनिमल में नहीं है। लेकिन आगे मेन बात ये आ जाती है कि क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द ग्रीन रीजन, इन द सेल्स ऑफ ग्रीन रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी। चलो ठीक है, ये हो गया। क्या ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह न्यूमरस होते हैं? बिल्कुल, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काफी सारे होते हैं एक सेल में। जाओ, क्लास हो रही है। बेटा माइक ओपन रह गया था आपका। बहरहाल चले चले, वेरी गुड, अच्छा है आपने किसी को खामोश करवाया। क्लास की डेडिकेशन तो शो हुई, अच्छा वो कुछ और नहीं बोला। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ, क्या ये भी न्यूमरस होते हैं? हाँ, पहले लिमिटेड सेल्स में होते हैं, न्यूमरस ये भी होते हैं, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े हैं, काफी बड़े हैं, तकरीबन डबल साइज के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल हंड्रेड्स में होते हैं ना, 300-400, तो ये उतने तो नहीं है, काफी होते हैं लेकिन हंड्रेड्स नहीं है। तो इसकी एक काउंट दिया जाता है, तकरीबन 50 से 100 के दरमियान होते हैं। ठीक है, इनकी रेंज क्या है पर सेल? 50 से 100। और ये भी मैं बताऊं, 50 से 100 रेंज हम लिखते जरूर है, लेकिन ज्यादातर सेल में ये 50-60 ऐसे होते हैं। 100 अगर मिलेंगे ना, 90-100, ये सिर्फ वो जो थे पैलिसेड मेसोफिल सेल। याद है लीफ में भी हर सेल में नहीं होते, लीफ में भी अगर आपको याद हो हर सेल में नहीं होते, एपिडर्मिस में तो नहीं होते। लीफ में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उनमें जो ऊपर वाले थे, याद है पैलिसेड मेसोफिल, इतना तो ओ लेवल में भी आइडिया था, उनमें ज्यादा होते हैं। तो पैलिसेड मेसोफिल्स आर द ओनली वन विच हैव नियरली 100 क्लोरोप्लास्ट, वरना नॉर्मली तो ये 50 होते हैं, लेकिन हमने तो जाहिर बात है ओवरऑल रेंज लिख दी 50 से 100। तो पहला पॉइंट तो मैंने यही दिया कि देयर आर न्यूमरस, कितने, ब्रैकेट में लिख दिया 50 to 100 chloroplasts found in the cells of green parts of the plant body, especially mesophyll cells of leaf, with 100 being the highest number found in the palisade mesophyll cells only। एक पॉइंट तो हो गया। ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ये बात तो मैंने शुरू में ही बता दी थी ऑर्गेनिल जब लिस्ट करा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनकी भी डबल मेम्ब्रेन है। और हाँ, वही डबल मेम्ब्रेन है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, नेचर वही है, पार्शियली परमिएबल वाला लिपिड प्रोटीन वाली मेम्ब्रेन, लेकिन इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन इनका शेप अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया से ओ लेवल में खाली शेप की तो पहचान बताई थी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के शेप से पहचानो। किसी को याद है क्या शेप होता है इनका? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े पिचके हुए लंबे होते हैं, तो हमने कहा था रॉड या सॉसेज, सर्कुलर जू रॉड। ये पिचके हुए नहीं होते, ये लंबे भी होते हैं और Oval इनकी shape। सिलेंड्रिकल, जी नहीं, सिलेंड्रिकल नहीं होते, सिलेंड्रिकल नहीं कहेंगे, ओवल कह सकते हैं या बाइकॉन्वेक्स कह सकते हैं, क्योंकि इनकी विड्थ जो है वो मुनासिब होती है, अच्छी खासी विड्थ होती है, तो ओवल शेप बनाते हैं। तो बहरहाल पहले तो हमने 3-4 पॉइंट्स लिखे, अब आ रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने पे, आ रहे हैं। डबल मेम्ब्रेन है, ओवल बाइकॉन्वेक्स है, लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं कि इनका शेप ओवल है, माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं था, लेकिन इनका शेप क्यों है? तो वही बात मैंने क्या कहा था, साइजेस आर इवन इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट कम्स इन द एमसीक्यूज। जैसे आए, अब जरा रिलेट कीजिएगा साइज। हाँ, इसकी साइज माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ी मिलती जुलती। अच्छा ये देखिएगा, इसकी जो लेंथ है वो है 10 to 15। को याद दिलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ की रेंज क्या थी? 1 to 10। 1 to 10। मैंने क्या कहा था, मैंने ऑर्गेनिल्स इस तरह से अरेंज किए सीक्वेंस में कि आप साइजेस भी याद कर सकते हैं। वो था 1 to 10, ये शुरू हो रहा है 10 से 15। इसका मतलब जो सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होगी, जितने माइटोकॉन्ड्रिया 100 में जो सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया है ना लेंथ वाइज, वो आपके क्लोरोप्लास्ट में सबसे छोटा क्लोरोप्लास्ट होगा। तो चलो लेंथ फिर भी मैचेबल है, कहीं ना कहीं लेंथ मिल तो रही है ना इसकी माइटोकॉन्ड्रिया से 10 to 15, लेकिन विथ तो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया से बिल्कुल नहीं मिली। माइटोकॉन्ड्रिया की मैक्सिमम विथ कितनी बताई थी मैंने? सर 0.5 to 1 था। हाँ, मैक्सिमम मतलब कितनी बताई थी? 1 माइक्रोमीटर, उससे ज्यादा नहीं होती विथ, जबकि इसकी शुरू ही 3 से हो रही है और कहां तक जा रही है? 3 to 10। जस्ट इमेजिन, तो इसकी विथ काफी ज्यादा होती है, इसीलिए तो एक ओवल या बाइकॉन्वेक्स शेप बनता है। लेकिन इससे मुझे एक नुकसान है, अभी मैं सिर्फ साइज पे बात कर रहा हूँ, ये जो लेबलिंग हुई है इसको इग्नोर करें, अभी सिर्फ साइज पे ध्यान दें। सॉरी भाई, इसकी जो लेंथ है
वो तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ी मैचेबल है, लेकिन इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है। क्या इससे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, क्या मैं कह सकता हूँ इसका कंपैरेटिवली माइटोकॉन्ड्रिया से कम है? हालांकि इसमें भी तो गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, अगर फोटोसिंथेसिस होता है इसमें, तो इसमें भी तो CO2 अंदर जा रहा है और O2 बाहर निकल रहा है। और आपको अगर आपको याद हो, फोटोसिंथेसिस का रेट तो दिन के वक्त रेस्पिरेशन से भी ज्यादा होता है, तो इसमें भी तो गैसेस एक्सचेंज बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन इसका तो आपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम कर दिया। क्यों? इसलिए कि मुझे अंदर चाहिए बड़ा सा रूम, और ऐसी क्या चीज अंदर मैं बनाने वाला हूं कि इतना बड़ा रूम बनाने के लिए मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई। हालांकि मुझे पता है विड्थ बढ़ाने से इसका कंपैरेटिवली माइटोकॉन्ड्रिया के मुकाबले में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज की जो डिफ्यूजन की एफिशिएंसी है वो भी कम होगी। लेकिन मजबूरी है, मुझे अंदर बड़ा सा रूम चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं भी बनाऊंगा, जिसके लिए हमने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पे कॉम्प्रोमाइज किया। फर्दर मोर आगे की तरफ चलते हैं तो और देखें, चलें ये तो हो गया, साइज हो गया और शेप हो गया। साइज याद कर लें, शेप का आइडिया खुद ही हो जाएगा, ओवल बाय कॉन्वेक्स शेप। अब आए जरा इसकी मेम्ब्रेन्स देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसकी भी डबल मेम्ब्रेन है, आपको नजर भी आ रही होगी, यू कैन सी क्लियरली हेयर। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई बाहर वाली, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। लेकिन फर्क है, नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन तो वही है, सारे ऑर्गेनील्स की ही मेम्ब्रेन वही है जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर है, नेचर ऑफ मेम्ब्रेन यही है। लेकिन क्या मेन फर्क नजर आ रहा है? हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन था, लेकिन इसकी में फर्क क्या है कि इसकी इनर मेम्ब्रेन आउटर की तरह स्मूथ है, साइड बाय साइड चल रही है। फोल्डिंग्स नहीं है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्या था? Folding. फोल्डिंग्स क्रिस्टे। तो यस, पहला फर्क नजर आया। पहला फर्क तो साइज का आया, दूसरा फर्क शेप का आया, और तीसरा फर्क क्या नजर आया कि इसकी इनर मेम्ब्रेन में कोई फोल्डिंग नहीं है। इसीलिए नहीं है कि मुझे भाई अंदर खाली खाली रूम चाहिए। अब देखते हैं खाली रूम ऐसी क्या जरूरी चीज थी जिसके लिए खाली रूम चाहिए था, ये देखते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट को हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, भाई लाइट माइक्रोस्कोप जो बाहर लैब में यूज करते हैं ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट नजर तो आ जाएगा भाई कि हाँ ये भी इतना आ जाएगा नजर। लेकिन अगर और डिटेल में देखना है अंदर, तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसको मैग्नीफाई किया, ताकि अंदर देखे तो सही क्या। तो अंदर हमें क्या नजर आया देखिएगा। मुझे नजर आया, ये देखें, एक मेम्ब्रेनस बॉडी बनी हुई है, ऐसे कहते हैं मेम्ब्रेनस सैक लाइक बॉडी नजर आ रही है। दिस मेम्ब्रेनस सैक लाइक बॉडी को फिर एक नाम दिया जाता है, दिस बॉडी इज नेम्ड एज थाइलाकॉइड। मुझे पता है, देखिए नए नए नाम मैंने पहले दिन भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आएंगे। ओ लेवल में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो जाहिर बात है सारे नाम आपके लिए नए होंगे ये। तो इसमें एक मेम्ब्रेनस सैक बॉडी, मेम्ब्रेनस इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी पूरी वही मेम्ब्रेन है, इसकी जो सैक बॉडी की मेम्ब्रेन है वही है जैसे आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। क्या कहलाता है, लिख भी दिया मैंने, थाइलाकॉइड। क्या? इट्स अ मेम्ब्रेनस सैक बॉडी। और एक थोड़ी होता है थाइलाकॉइड, देखिएगा जरा, ये एक थाइलाकॉइड बना हुआ है, ये एक और बना दिया, दो हो गए, एक और बना दिया, तीन थाइलाकॉइड हो गए, ये एक और चौथा कर दें, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे। तो तकरीबन 6, 7, 8, 9 इस तरह के थाइलाकॉइड का अगर आप नोट करें, तो पूरा एक पाइल बन रहा है या स्टैक बन रहा है। इसको भी अलग नाम दिया जाता है। दिस होल पाइल और स्टैक इज नेम्ड एज, क्या नाम देते हैं इसको, ग्रेनम। लिख भी दिया मैंने, व्हाट इज ग्रेनम, द होल पाइल और स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। और फिर मजीद जब डिटेल देखी तो पता चला ऐसा एक पाइल नहीं होता, एक ग्रेनम नहीं है, और भी है, ये देखें, एक ये रहा, फिर एक और है, सही है, एक और है, ये रहा, फिर एक और है। कितने होते हैं? प्लूरल ग्रेना कहलाता है, मैंने इसीलिए यहाँ वर्ड लिखा है। सिंगुलर एक को तो ग्रेनम का है, लेकिन प्लूरल वर्ड भी दिया है इसका, ग्रेना, क्योंकि मुझे पता है एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं। कैन यू सी मल्टीपल ग्रेना हेयर, ये वाला कुछ होता बन गया, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ।
कितने होते होंगे ग्रैना? भाई मैंने 5 बनाए, मैं पागल थोड़ी हूँ सारे बनाऊंगा, 5 थोड़ी होते हैं, 15-20 ग्रैना होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में, 15-20। वैसे भी सोचे कि आप सोचे ना, हम तो अभी 2 डायमेंशनल पिक्चर देख रहे हैं, इस क्लोरोप्लास्ट की अंदर विद भी तो होगी, तो ये जो फ्रंट पे नजर आ रहे हैं इनके पीछे भी तो होंगे और ग्रैना, तो तकरीबन आइडियली एक क्लोरोप्लास्ट में 15 से 20 ग्रैना होते हैं, और ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड नहीं होते, ये ग्रैना भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। हर एक ग्रैनम किसी ना किसी बराबर वाले ग्रैनम से लिंक हुआ हुआ, यू कैन सी दिस। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर लाइक दिस। अब ये कौन है जो इनको कनेक्ट कर रहा है? तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये भी थाइलाकॉइड ही है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है, दिस इज इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। समझ रहे हैं? इंटरग्रेनल मतलब बिटवीन टू ग्रेना, इंटरग्रेनल वर्ड का मतलब तो समझ में आता होगा, बिटवीन द टू ग्रेना, और थाइलाकॉइड इसको लेमिला भी कहते हैं। असल में लेमिला कोई वर्ड नहीं है, लेमिला का मतलब होता है मेम्ब्रेन। और क्या मैंने आपसे नहीं कहा अभी कि ईच थाइलाकॉइड इज अ मेम्ब्रेनस सैक लाइक बॉडी? असल में आपको बताऊं, थाइलाकॉइड को मेम्ब्रेनस बॉडी क्यों कहते हैं, या एक मेम्ब्रेनस है, असल में इसका ओरिजिन क्या है मैं आपको बताऊं, अभी नजर नहीं आ रहा। जब ये क्लोरोप्लास्ट छोटा होता है ना, बन रहा है, अभी समझ ले छोटे से बड़ा हो रहा है, मिच्योर हो रहा है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनर फोल्डिंग्स होती हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन में। लेकिन क्या होता है, वो जो एक एक इनर फोल्डिंग थे सिस्टर टाइप के, वो टूट जाते हैं, और वो फोल्ड ही तो टूट टूट के ये बन रहे थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड बना हुआ ही इनर मेम्ब्रेन से, इसका ओरिजिन ही इनर मेम्ब्रेन, तभी तो ये खुद भी एक मेम्ब्रेनस बॉडी है। तो ये ऐसे है जैसे एक थाइलाकॉइड बना, फिर एक और बना, एक और बना, स्टैक बन गया, फिर वही थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन आगे कंटिन्यू हुई, दूसरा पाइल बना, फिर कंटिन्यू हुई, तीसरा पाइल बना। तो अगर आप नोट करें, क्या मैं कह सकता हूं, देयर इज अ ह्यूज थाइलाकॉइड नेटवर्क। असल में अब थाइलाकॉइड की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन असल में हकीकत ये है कि ये जो हमने नहीं विड्थ बढ़ाई थी, हालांकि हमें पता था विड्थ बढ़ाने से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो रहा है, लेकिन विड्थ इसीलिए बढ़ाई थी ताकि थाइलाकॉइड का एक बड़ा सा नेटवर्क अरेंज हो सके। समझ में आई बात? तो क्लोरोप्लास्ट की विड्थ इसलिए ज्यादा है, हालांकि उस पर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है, ताकि थाइलाकॉइड अच्छा सा नेटवर्क बड़ा सा अरेंज हो। और ये बताएं, ये हवा में तो नहीं झूल रहा होगा ना पूरा थाइलाकॉइड नेटवर्क? तो सोचें, शुडंट देयर बी अ होल लिक्विड रीजन? ये पूरा एक लिक्विड रीजन है जिसमें ये पूरा थाइलाकॉइड नेटवर्क एम्बेडेड है। तो बताएं ये लिक्विड रीजन क्या होगा? अच्छा, इसमें भी इंजाइम्स हैं, लेकिन वो मैट्रिक्स वाले नहीं, डिफरेंट इंजाइम है। फोटोसिंथेसिस भी तो आपने ओ लेवल में एक इक्वेशन पढ़ी थी ना, एक इक्वेशन में ही फूड बना दिया आपने। जबकि रेस्पिरेशन की तरह इसमें भी वो जो एक इक्वेशन आपने रटी थी ओ लेवल में, एक इक्वेशन सही है वो, लेकिन वो समरी है ऑफ 20-25 स्टेप्स इन बिटवीन। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी रेस्पिरेशन की तरह 20-25 स्टेप है। जब A2 में आएंगे ना, पहला चैप्टर रेस्पिरेशन है, सारे रिएक्शंस पढ़िएगा, मल्टीपल स्टेप। सेकंड चैप्टर फोटोसिंथेसिस है, तो उसमें फिर वो इक्वेशन, यानी पहले दूसरे चैप्टर में तो आप फुल केमिस्ट्री पढ़ेंगे A2 में आके। बहरहाल वो जो इतने सारे स्टेप्स हैं उनमें एंजाइम चाहिए होंगे ना, तो हाँ ये लिक्विड फिल्ड रीजन है, इसमें एंजाइम है अलग अलग किस्म के, तो ये तो मैट्रिक्स हो गया, बिल्कुल कह सकते हैं। इज इन दिस सेम एज मैट्रिक्स? ये भी तो फ्लूइड फिल्ड रीजन है मैट्रिक्स की तरह, इसमें भी तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एंजाइम है मैट्रिक्स की तरह। लेकिन टू डिफरेंशिएट, हाँ ये सब्सटेंस वाइज मैट्रिक्स ही है, लेकिन टू डिफरेंशिएट इज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम फिर अलग कर दिया, इसको कहते हैं हम लोग, दिस होल लिक्विड रीजन इट इज नेम्ड एज क्या, स्ट्रोमा। है ये मैट्रिक्स की तरह, देखिए ना लिखा हुआ वही है जो मैंने मैट्रिक्स में लिखा था, वही लिखा है, फ्लूइड रीजन हैविंग वैरायटीज ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एम्बेडेड इन इट। लेकिन ये एंजाइम अलग है, इनके पास जो एंजाइम्स है दे आर फॉर मल्टीपल स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स थे वो फॉर मल्टीपल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन थे। और फिर अगर एक और चीज दिखाऊं, गौर से देखिएगा, इसमें मुझे मिला, ये देखें, एक सर्कुलर बॉडी नजर आई, ये क्या है? ये तो पहचान लो, ये तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखाया था। क्या है ये? सर्कुलर डीएनए। जी, ये है सर्कुलर डीएनए, ये रहा। लेकिन एक फर्क है, माइटोकॉन्ड्रिया में 3 से 4 सर्कुलर डीएनए होते हैं, इसमें एक है। भले एक है, इस डीएनए में भी जीन्स होंगे, जीन्स फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोटीन, बिल्कुल, लेकिन जीन्स इसके पास है, प्रोटीन लेकिन बनाने का काम किसका है?
मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में वो तो राइबोसोम का है। हाँ, तो अगर डीएनए है इसमें राइबोसोम्स भी होंगे। आए दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं छोटे छोटे येलो स्पॉट्स पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैले हुए हैं। ये स्पॉट्स बहुत सारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में थे। मैं भी थोड़े से बना रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद और बना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और बना दूंगा। लेकिन ये समझ लें जितने मैंने बनाए हैं और भी फैले हुए, ये सब कौन है? ये सब, ये जो येलो स्पॉट्स है, दीज आर ऑल Ribosome. व्हाट? दीज आर राइबोसोम। लेकिन कौन से वाले? फिर वही बात, 70s 70S. साइटोप्लाज्म में तो वो होते हैं एटीएस वाले बड़े राइबोसोम, ये कौन से 70s? फिर वही बात हो गई, इसका साइज लेंथ देखें, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया से मैचेबल है। इसका साइज, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम और 70s, ये क्या निशानी देते हैं मैंने बताया था पिछली क्लास में, दोनों के लिए बोल Bacteria. ये भी शायद पास में एक बैक्टीरिया था, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? एंडो सिम्बियन थ्योरी। तो याद करें जब मैंने एंडो सिम्बियन थ्योरी लिखवाया था तो उसमें मैंने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं, मैंने इसका भी नाम पहले से ही दे दिया था। अच्छा, फंक्शन तो दे दें। सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स बोथ टुगेदर आर इन्वॉल्व इन व्हाट फंक्शन? भी दे चुका हूं Protein माइटोकॉन्ड्रिया में synthesis. क्या? दे आर बोथ इन्वॉल्व इन Protein synthesis. protein synthesis कौन से प्रोटीन? क्या क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन्स हैं? हाँ, वही। भाई इसमें भी तो स्ट्रोमा में एंजाइम्स है अलग अलग, तो ये सारे एंजाइम भी अंदर ही बन रहे हैं। प्लस ये जो मेम्ब्रेन्स है, आउटर इनर मेम्ब्रेन, प्लस इवन थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, इस पे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, वो भी हैं। तो वही वही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस सच एज एंजाइम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वगैरह वगैरह। सही है, यहाँ तक क्लियर है? ये देखिए, ये हो गई लेबलिंग। अब और भी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की लेबलिंग यहाँ खत्म हो गई थी, इसकी खत्म नहीं हुई। देखिएगा, जब मैं क्लोरोप्लास्ट को देख रहा था तो मुझे एक और चीज मिली, देखिएगा जरा। इतने बड़े बड़े दाने नजर आए। ये तो मैं खैर कलरफुल बनाने के लिए अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ ना, पर्पल वगैरह। बड़े बड़े दाने नजर आते हैं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आती ही, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, तो उसमें ये बड़े बड़े दाने ना व्हाइट नजर आएंगे। मतलब पूरा क्लोरोप्लास्ट ब्लैक एंड व्हाइट शेड में होगा तो बड़े बड़े, बड़े ही क्लियर से व्हाइट व्हाइट दाने नजर आ रहे हैं। ये रहे। ये मैं शेडेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट करूँ, लेकिन ये ऐसे शेडेड या डार्क नहीं होंगे। ये बड़े बड़े व्हाइट ग्रेन से नजर आ रहे हैं। ये क्या है? तो जवाब दिया गया भाई, ये है हमारे, Chlorophyll. ना ना ना, क्लोरोफिल इतना बड़ा starch होगा? grain Glucose. starch grain क्लोरोफिल इतना बड़ा थोड़ी होता है, क्लोरोफिल तो छोटा सा पिगमेंट है। क्लोरोफिल में बताऊं कहाँ है? थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड। आपने ये नहीं सोचा थाइलाकॉइड नेटवर्क इतना क्यों जरूरी है कि हमने क्लोरोप्लास्ट की विड्थ बढ़ाई ताकि थाइलाकॉइड नेटवर्क बड़े से बढ़ाओ? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे एम्बेडेड होता है क्लोरोफिल। तो सोचे, बड़ा नेटवर्क इसीलिए बनाया जाता है ताकि ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट हो, उसकी मेम्ब्रेन पे होता है। सही है। बहरहाल ये क्या है? ये है स्टार्च ग्रेन्स। ये आपको क्लियर नजर आएंगे, अलग ही पहचान में आ जाएंगे, बड़े बड़े व्हाइट कलर के होंगे। अच्छा, एक भी, दो तीन भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है किसी क्लोरोप्लास्ट में एक ही बड़ा सा स्टार्च ग्रेन हो बीच में और थाइलाकॉइड नेटवर्क पूरा साइड में होगा। सही है, ऐसे भी हो सकता है, दो तीन भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो और थोड़े छोटे दो तीन भी हो सकते हैं, और एक ही बड़ा सा भी हो सकता है। नजर ये व्हाइट आएंगे। हाँ, अगर आप आयोडीन स्टेनिंग कर दे तो फिर ये डार्क ब्लैक से नजर आएंगे। वैसे जो ज्यादातर पिक्चर्स आई है एग्जाम में उनमें ये व्हाइट नजर आती है। ये स्टार्च ग्रेन एक तरह से देखें तो सबूत है। ये देखो, अंदर इतना हाई रेट पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। आपको ये पता है ना, जो ग्लूकोज यहाँ बनता है इस सेल में, वो सिर्फ यहीं रहेगा या आगे दूसरे सेल में भी पहुंचाना है? भाई पूरे प्लान में वो भी तो सेल है ना जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, उनको भी तो ग्लूकोज देना है। तो आपने नहीं पढ़ा था मीसोफिल सेल से ग्लूकोज फिर फ्लोएम के थ्रू आगे भी जाता है? तो इसका मतलब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना ग्लूकोज बन रहा है वो बाहर भी निकल रहा है, फ्लोएम तक जा रहा है, वहां से दूसरे सेल पे जा रहा है। लेकिन कैन यू इमेजिन कि कितना हाई रेट पे ग्लूकोज बन रहा है कि बाहर जाने के बावजूद भी अंदर इतना ग्लूकोज बन रहा है कि वो स्टोर भी होता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज स्टार्च ग्रेन्स। सही है, एक तो ये आ गया जी। सर ओ लेवल्स तक साइटोप्लाज्म में नहीं दिखाते थे starch grains किस सेल में? नॉर्मल प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में नहीं जो दिखाते थे starch स्टेम और, grains सुनो 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 मेरा बच्चा, Stem जो cell. स्टेम और रूट के सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उनका स्टार्च जो स्टोर होता है उनके साइटोप्लाज्म में होता है लार्ज स्टार्च ग्रेन्स। याद आया? ओ अच्छा उन अच्छा सेल, ये तो हम मीजोफिल पढ़ रहे हैं ना जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, उनमें क्लोरोप्लास्ट कब था? तो मीजोफिल सेल में जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं वो विद इन क्लोरोप्लास्ट होते हैं।
और स्टेम रूट में बड़े बड़े स्टार्च, जाहिर बात है स्टार्च तो प्लांट के हर सेल में बनता है ना स्टोरेज के लिए, तो उनमें डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा राइबोसोम और बना दूं ताकि नजर आए, सिर्फ ऊपर नहीं है, ये चारों तरफ फैले हैं। सही, इसके अलावा एक लेबलिंग और बच गई अभी भी एक और लेबलिंग जो बची, ये क्या बच गई तो सुने। मैंने जब और गौर से देखा, थोड़ा और कलर कहाँ से लाऊं, सोचे मैं तो कलर्स का सपोर्ट यूज कर रहा हूँ, ये पूरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट आएगी, तो सोचे लेबलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ तो मैं एक एक चीज अलग अलग करने के लिए हर कलर अलग कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें, एक और कुछ सर्कुलर बॉडीज मिली ऐसे, 3-4 मिलेंगी। सही है, कुछ बच्चे गलती से ये यहाँ बच्चे मिक्सअप करते हैं, इसलिए एग्जामिनर कभी देता है ये कभी नहीं देता, लेकिन भाई मर्जी की बात है, दे दे तो आप तो रेडी हो ना मेंटली। कुछ बच्चे इसको राइबोसोम कह देते हैं, वो तो इंतहाई बेवकूफ बच्चे हैं। अब इतने बड़े थोड़ी होते हैं, राइबोसोम होंगे तो छोटे छोटे डॉट नुमा होते हैं, वाई यू आर मिक्सिंग देम अप विद राइबोसोम। और कुछ बच्चे थोड़ा सेंसिबली यानी थोड़ा गलत करते हैं, वो सर्कुलर डीएनए कह देते हैं इसको, क्योंकि हाँ वाकई में सर्कल का साइज तो सर्कुलर डीएनए के मुताबिक है, लेकिन जो लोग इसको सर्कुलर डीएनए कह रहे हैं वो ये क्यों भूल रहे हैं कि मैंने ये पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ एक सर्कुलर डीएनए होता है। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं 3-4, क्लोरोप्लास्ट में तो एक है। तो अगर 3-4 एक जैसे सर्कल नजर आ रहे हैं, ना तो ये राइबोसोम है ना सर्कुलर डीएनए, तो फिर ये कौन है, गौर करिएगा। ये है लिपिड ड्रॉपलेट्स, दस गिविंग यू अप्रूव। अब मैं जो जगह बची है ना उसमें जरा राइबोसोम फैला दूं, मैं इसलिए रुका हुआ था कि जरा चीजें बन जाए, तो फिर राइबोसोम जो जगह बचेगी हर जगह ही राइबोसोम होंगे। बस यार बाकी समझ लें, जो जगह खाली भी वहां भी राइबोसोम है। तो एक लिक्विड फिल्ड रीजन है स्ट्रोमा, उसके अंदर पूरा स्ट्रोमा लिक्विड फिल्ड है, उसके अंदर बड़ा सा थैलेकॉइड नेटवर्क है, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स है, बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन, और फाइनली लिपिड ड्रॉपलेट। लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रूव देते हैं कि फोटोसिंथेसिस से माना मेनली ग्लूकोज बनता है। लेकिन याद है ना, आपने ओ लेवल में पढ़ा था फेथ ऑफ ग्लूकोज की हेडिंग में, तो भाई उसी ग्लूकोज से लिपिड्स भी बनते हैं, उसी से प्रोटीन्स भी बनते हैं, सब बन रहे होते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं ताकि प्रोटीन बने। तो यू कैन सी हियर लिपिड ड्रॉपलेट्स एज वेल। तो ये क्लास क्लियर है। तो ये टोटल लेबलिंग आ गई क्लोरोप्लास्ट की। तो अब एक काम करें, देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं आप, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, पहले तो जरा ओवरऑल स्क्रीनशॉट ले लें। सही है, पूरा जहां तक अभी तक पढ़ाया है पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद मैं जरा क्लोजअप भी कर दूंगा ताकि डायग्राम और लेबलिंग, क्योंकि देखिए इसमें डायग्राम थोड़ी दूर हो गई है, राइबोसोम वगैरह क्लियर नजर नहीं आ रहा। पहले ही ओवरऑल ले लें कि पहले आप हेडिंग डालें, 4 पॉइंट्स जो लिखे हैं वो लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर अपनी डायग्राम मेकिंग, पहले तो इससे पहले एटीपी का जो पूरा नोट दिया है, यूजेज ऑफ एटीपी, एनर्जी, करेंसी, आइडियल की, वो पहले कंप्लीट वो करेंगे आप। फिर क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग डाल के पहले तो ये जो 4 ब्लैक से पॉइंट्स दिए हुए सब लिख के, उसके बाद ये आ जाए, जरा क्लोज कर देता हूँ, जितना हो सकता है कर देता हूँ ताकि लेबलिंग कुछ कटे ना। ये ले, क्लियर है ना। अब राइबोसोम भी देखें, थोड़े नजर आ रहे। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा लेबलिंग है इसमें, ये भी तो बना हुआ आता है एएस में। ये भी अब देखो, ज्यादा डिटेल, इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो A2 में फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में इसकी और डिटेल में घुसेंगे क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन अभी भी कम नहीं है। तो ये बहुत सारे पार्ट्स है इसमें जो A B C D करके लेबल हुए होंगे, यू नीड टू आइडेंटिफाई देम। सही है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके, अब एंड में जल्दी से, ये तो हो गया, अब मुझे जल्दी से क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, लेबलिंग भी हो गई, शेप हो गया, साइज हो गया, एंड में बचा फंक्शन। तो फंक्शन क्या लिखेंगे इसका? फिर वही बात, फंक्शन तो इसका एक ही है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इसका फंक्शन तो बहरहाल एक ही है, लेकिन ढंग से लिखना तरीके से, तो मार्क दूंगा 1 मार्क। बोले फंक्शन, बोले क्या करता है ये?
अबे क्या हुआ यार, बचपन से पढ़ रहे हो उसको, उसका फंक्शन नहीं बता पा रहे आप लोग? बोलें बोलें। हम्म। फिर ग्लूकोज बनाता है। अबे तो प्रोसेस को कुछ बोलते हैं यार, हद हो गई, तूने तो बिल्कुल ही खत्म आंसर दिया। कैसे कैसे बनता है ग्लू, हमें मुझ में तो नहीं बन रहा। फोटोसिंथेसिस। हाँ कम से कम ये तो बोलते, उससे भी बेकार आंसर दिया, ग्लूकोज बनाता है। कम से कम फोटोसिंथेसिस तो बोलते, तो फिर मैं उसको रिजेक्ट करता। तुम लोगों ने तो ऐसा बोला, जो रिजेक्ट भी कैसे करूं। फोटोसिंथेसिस, अब मेरा सवाल सुनिएगा गौर से, सही है गलत नहीं कह रहे, क्या मैं कहूं इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है हो रहा है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उससे सिर्फ ग्लूकोज नहीं बन रहा, लिपिड्स भी बन रहे हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स भी बन रहे हैं ताकि प्रोटीन बन सके, सही है। लेकिन एक बात है, क्या रियली क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है? तो सुने, आपको मैंने कहा था एक बैक्टीरियल सेल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें ना तो क्लोरोप्लास्ट है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही ईआर, ना कोई ऑर्गेनिल है ना। और याद हो अगर आपको, तो आपने पढ़ा था दुनिया में अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया, उनमें से आपको याद है कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ, दे मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फंस गए यहाँ पे, क्योंकि बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, फिर भी कुछ बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। भाई कैसे? आपने तो यहाँ लिखा फोटोसिंथेसिस इसमें होता है, तो बैक्टीरिया में फिर कैसे हो रहा है फोटोसिंथेसिस? उसके पास तो क्लोरोप्लास्ट हो ही नहीं सकता, वो तो एक प्रोकैरियोटिक सेल है विदाउट एनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल। तो ये कहें कि उसके साइटोप्लाज्म में एक पिगमेंट है, नेमली द क्लोरोफिल पिगमेंट, हेंस वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है। प्लांट में भी वही पिगमेंट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन प्लांट में वो पिगमेंट इनक्लोज है इस क्लोरोप्लास्ट में, पूरे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे भरा पड़ा है क्लोरोफिल पिगमेंट, लाखों की तादाद। तो फंक्शन क्या है? हाँ फोटोसिंथेसिस है, लेकिन असल में फंक्शन ये क्लोरोफिल का है। और क्लोरोफिल का फंक्शन याद दिलाओ क्या था? क्यों हम में, हमारे सेल में फोटोसिंथेसिस? भाई धूप में एनर्जी है ना, सनलाइट हो या लाइट हो, एनर्जी है ना। तो हम तो नहीं बना सकते अपना फूड, प्लांट कैसे बनाता है? तो हम कहते हैं उसके पास क्लोरोप्लास्ट है और उसमें क्लोरोफिल है, जो उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, कन्वर्ट करता है इनटू एटीपी या केमिकल एनर्जी टू मेक, और फिर वो ऑर्गेनिक फूड बनाने के काम आती है वो एनर्जी। तो फंक्शन फोटोसिंथेसिस ही आएगा एंड में, लेकिन यार थोड़ा ढंग से तो लिखो। यू लिखो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, कि दे कंटेन specialized green pigment। कौन सा? दे कंटेन स्पेशलाइज्ड ग्रीन पिगमेंट, कहाँ कौन? क्लोरोफिल। सही, दिस इज द मेन थिंग। और क्लोरोफिल देन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन तरीके से लिखें, दे कंटेन स्पेशलाइज्ड ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, दैट ट्रैप्स कह दें या एब्जॉर्ब्स कह दें, दोनों चलेगा, दैट ट्रैप्स और एब्जॉर्ब्स सनलाइट लिखूं या लाइट लिखूं? सनलाइट और लाइट। लाइट। जी, क्योंकि लाइट, अगर आपके अच्छे एलईडी बल्ब है और अच्छी लाइट। इंटेंसिटी है, एनर्जी तो लाइट में होती है। भाई इंडोर प्लांट्स भी तो होते हैं ना, जो कमरों के अंदर रखे हुए होते हैं, वो भी तो लाइट एनर्जी यूज करते हैं कमरों के बल्ब की। तो दैट ट्रैप्स और एब्जॉर्ब, बस लाइट है, दैट ट्रैप्स लाइट एनर्जी फॉर, आना एंड में वही वर्ड है जो आपने कहा था, कौन से प्रोसेस के लिए? अब देखें, जब ऐसे लिखेंगे ना फंक्शन, पकड़ो, जी जब ऐसे आता है ना वर्ड, अब देखें अगर आपने डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस लिखा होता, तो मेरा मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये उड़ जाता आपसे, मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये उड़ जाता आपसे कि भाई बैक्टीरिया में कैसे हो रहा है फोटोसिंथेसिस, उसमें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है। लेकिन जब आप फंक्शन ऐसे लिखेंगे ना, तो अगर कोई पूछेगा यार बैक्टीरिया में कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं तो क्या हुआ, क्लोरोफिल तो है ना उसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली एम्बेडेड होता है, उसके लिए वो क्लोरोफिल लाइट ट्रैप करता है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। समझ में आई मेरी बात? दिस इज हाउ यू राइट द फंक्शन। तो बेटा ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपने पहले ये 4 पॉइंट लिखने हैं, फिर ये लेबलिंग वेबलिंग ये सब कर लीजिएगा, और एंड में फिर ये फंक्शन लिख दीजिएगा, ये भी ले लें स्क्रीनशॉट। यहाँ तक का लेक्चर प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कॉपी कर लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, लेबलिंग हो गई, फंक्शन भी बता दिया।
तो ये क्लास क्लियर है यहाँ तक। क्लोरोप्लास्ट हुआ खत्म। इसमें एक चीज और है क्लोरोप्लास्ट के हवाले से, लेकिन शायद वो न्यू सिलेबस में हटा दिए। मैं कंफर्म कर लूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार, तो वो कराऊंगा, वरना अदरवाइज अगर वो हट गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है हट गई थी, तो अगर हटी हुई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द न्यू ऑर्गेनिल। अगर नहीं हटी होगी सिलेबस में तो इस फोटोसिंथेसिस को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, लेकिन अदरवाइज स्ट्रक्चरली वी आर डन विद द क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिल, क्योंकि साइज शेप लेबलिंग हो गई, फंक्शन भी 1 मार्क का था वो भी बता दिया, तो ऑफिशियली क्लोरोप्लास्ट तो हुआ पूरा खत्म। जी क्लास, एनी क्वेश्चन टिल हियर? ये अच्छा है, तस्वीरें ये एम्बिशन वाले तो शेयर करें, तो ये बस कर दिए, बाकी भी कर लिया करें यार। ओके क्लास, एनी क्वेश्चन टिल हियर? ओए ओए, आज तो गर्मी से हालत बुरी हो रही है। जी बोले। No, sir. ओके क्लास, सी यू ऑल देन इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।